एमीटर एम्पलीफायर के बारे में और उसका एक डेरिवेशन भी करवाया था आपको। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था उसमें से केवल एक डेरिवेशन, एक सेकंड थोड़ा वेट करो, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं। अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और नहीं दिखे तो बता देना। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बताया था, जिसमें से मैंने एक बता दिया था आपको, कॉमन बेस वाला बता दिया, ठीक है। तो कॉमन बेस वाला जो मैंने डेरिवेशन करवाया था, कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर का डेरिवेशन सेम रहता है, बस दोनों की थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसी थ्योरी है? जो थ्योरी कॉमन बेस की है वही थ्योरी कॉमन कलेक्टर की है, और जो कॉमन एमिटर की थ्योरी है वो दोनों से थोड़ी अलग कैसे है, जहां पर उसमें डिक्रीज लिखा है, जैसे कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की थ्योरी तो सेम है, भाई आपको अब बी की जगह सी तो करनी पड़ेगा ना, इतना तो करनी पड़ेगा, बट थ्योरी सेम है आपकी, दोनों की थ्योरी देख लेना, आप दोनों की थ्योरी सेम मिलेगी। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये रहता है कि कॉमन एमिटर वाले में जहां डिक्रीज लिखा है वहां इनमें इंक्रीज लिखा होगा, और इंक्रीज की डिक्रीज, बस सब कुछ सेम है, डिटो, आप देख लेना। और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो रहता है वो सेम फेस में होते हैं, समान कला में, और कॉमन एमीटर जो रहता है वो अपोजिट फेस में रहता है, विपरीत कला, मतलब 180 डिग्री का फेस रहता है। कोई चीज डिफरेंस नहीं है, तीन चीजों का डिफरेंस है। पूछो क्या पहला नंबर होता है, भाई बी की जगह सी और सी की जगह ये तो करना ही है। दूसरा नंबर ये है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो रहता था उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेस में होते हैं, समान कला में होते हैं, और कॉमन एमीटर जो रहता है उसमें 180 डिग्री का फेस रहता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तीसरा डिफरेंस ये रहता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में जो चीज इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है उसमें उल्टा हो जाता है, जहां इन दोनों में इंक्रीज और डिक्रीज लिखा होगा वहां उल्टा लिखा होगा, उसमें डिक्रीज और इंक्रीज। बाकी की बच्चों थ्योरी सेम है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला सर हाँ। सर आपने जो लास्ट टाइम पे दिया था ना वो करने को सर, आउटपुट हम्म रेजिस्टेंस वाला सर। हम्म सर उसमें जब अपन वैल्यू रख रहे हैं सर आई की सर, तो फिर आईसी सर हट नहीं रहा है सर, बीसी अपन आईसी नहीं बन रहा है। ईएस जो नहीं तो आ रहा है मैं सर बीच में सर, वो दिक्कत दे कोई रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से लिख के उसको भेज दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, सेंड कर दूंगा तो आप लिख लेंगे। सर उसमें आउटपुट रेजिस्टेंस ही करना है या इनपुट रेजिस्टेंस भी होता है सर? वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो आपसे नहीं बन रहा है तो मैं नोट्स में मतलब एक पेज में लिख के आपको भेज दूंगा, आप देख लेना सब अच्छे, ठीक है, नहीं सबको सर ये भेज दूं। पूछा है सर, उस क्वेश्चन में सर सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस ही पूछते हैं या इनपुट रेजिस्टेंस भी पूछते हैं? उस क्वेश्चन में नंबर बाय नंबर पूछते हैं, जैसे अभी तक इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस तो नहीं पूछा गया है, करंट गेन पूछा गया है, वोल्टेज गेन पूछा गया है और पावर गेन पूछा गया है। बट कभी कभार कंडीशन ऐसी फंस जाती है कि इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस हमें हो सकता है निकालना पड़े, हाँ तो सर। इसके लिए मैंने इसके लिए निकलवा दिया। दूसरा हो सकता है पूछ ले, उसका क्या भरोसा, ये है ना। हाँ सर। तो अगर अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, हाँ 6 मार्क्स में ही आएगा, 6 नंबर में आता है, सब कुछ पूछता है, बड़ा है तो क्या कर सकता है कोई उसमें, वो है लेंदी। और आउटपुट रेजिस्टेंस जैसे आपको जिन बच्चों को आ गया है निकालना वो ठीक है, मान लो नहीं आया है तो मैं एक पेज में आधा पेज में बन जाएगा, सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप देख लेना। फिर भी अगर बच्चों को दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चलो, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्लास बी फुल एम्पलीफायर। मालूम है पहले आपके सिलेबस में क्या था? क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर,
क्लास ए बी एम्पलीफायर, मुझे नहीं समझ में आया, आप बोल दिया करो, बोल के पूछ लिया करो। क्लास ए एम्पलीफायर था, क्लास बी एम्पलीफायर था, क्लास सी एम्पलीफायर था, क्लास ए बी एम्पलीफायर था, बस ये 4 एम्पलीफायर थे। फिर उसके बाद उनके मॉडिफाइड फॉर्म भी थी, जिसमें से एक रह गया बस सिलेबस में, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, वो यही आता है एग्जाम में। बाकी के एम्पलीफायर आपके नहीं है सिलेबस में और ना ही आपको करने हैं। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। और हिंदी में बोलते हैं वर्ग बी, क्लास बी की जगह वर्ग बी कर देना बस, वर्ग बी, बाकी तो सब कुछ सेम है। एम्पलीफायर की जगह प्रवर्धक, प्रवर्धक है ना, हेडिंग डालो आप, क्लास बी पुष्पल एम्पलीफायर प्रवर्धक वर्ग बी। तो देखो आज जैसे मैं टॉपिक करता हूँ, नोट्स नहीं भेजोगे सर क्या? भेजेंगे, भेजेंगे नोट्स, भेजेंगे, भेजेंगे नोट्स भेजेंगे। देखो किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो 2 मिनट में पूछ लो जो पूछना है, मैसेज वैसे मत करो, मैसेज से मुझे समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा दो उसको मैसेज। मुझे ये अरे नहीं पूछना सर, है, आपको नहीं कर रहे थे मैसेज, सिर्फ तो मैं दुर्गेश से पूछ रहा था कि तुमने किया है। अच्छा अच्छा, जब आपने नहीं किया दुर्गेश ने कहाँ से किया, दुर्गेश तो आपसे बड़ा आलसी है, दुर्गेश ने नहीं किया हो। सही कह रहे हो सर। हाँ मुझे पता है ना दुर्गेश का। सर एक ही चैप्टर में सर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं सर, 2 चैप्टर होते हैं सर, एक यूनिट 2 या 3, तो अथवा में सर अलग चैप्टर का आता है कि एक ही चैप्टर में दोनों अथवा के आ जाएंगे सर देखो एग्जाम? पहले दो चैप्टर थे तो अलग अलग आता था, लेकिन अब चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं, सब मिक्स हो गया है, तो आपको पूरा करके जाना पड़ेगा। ये पूरा करके जाओ आप, तो जितना नोट्स में बता रहे हैं, नोट्स में मैं ये मान के चलो 3rd यूनिट और 4th यूनिट में मैंने बहुत सारा पोर्शन हटवा दिया या छुड़वा दिया, कुछ भी बोल दो, जो एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं और ना के बराबर आता है, इसीलिए मैंने छुड़वा दिया कि आपके लिए वर्क लोड ज्यादा ना हो जाए, बस ये। अदरवाइज पूरा कराता तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो इतना कर लो सर पूरा ये इसी में। कॉन्फ़िगरेशन, ये वो ट्रांजिस्टर की और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तो एक बार में एक ही पूछेंगे, इकट्ठे तीनों तो आएंगे नहीं। नहीं इकट्ठे नहीं आते, एक ही आता है, पूरे इकट्ठे इकट्ठे कैसे पूछ सकता है, इकट्ठे पूछेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और कुछ पूछना है ज्यादातर तो सीई वाला पूछता है सर, सीई वाला, है। सीई जो रहता है कॉमन एमीटर वाला सर, वो ज्यादा पूछता है सर। अच्छा आपकी बात हुई थी क्या? नहीं वो तो ऐसा कह रहा है सर, वो नहीं अलग है ना। हो सकता है पूछ ले, सीई वाला ज्यादा पूछता है, सही बोलते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये ट्रांजिस्टर जो मैंने लगाया है वो कौन से हैं, एनपीएन की पीएनपी, बताओ। पीएनपी। सर पीएनपी है, सर पीएनपी है। तो आपकी बात मान लेते हैं, पीएनपी रख देते हैं, चलो पीएनपी, और ये पीएनपी, ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर, इसको वर्ग बी पुशफुल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। देखो पुशफुल, पुशफुल सुना है कभी आपने? क्यों, पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। देखा है, लिखा रहता है गेट पे, पुशफुल, पुशफुल, है ना, क्यों बोलते हैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से सुनना, पूरी थ्योरी सुन लो। आज 3 क्वेश्चन खत्म कराने वाला हूँ, एक ये और 2 इसके बाद वाले थ्योरेटिकल हैं, जल्दी जल्दी करा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर। बच्चों क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर से पहले आता था क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिसके लिए हमें क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर बनाना पड़ा। क्लास बी में ऐसी बहुत सारी कमियां रह गई थी या कुछ कमियां रह गई थी जिससे परेशान होकर हमें क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर बनाना पड़ा। क्या कमी थी? एक तो उसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज होता था, जिसके कारण हमें जो आउटपुट मिलता था वो केवल 50% ही मिलता था। वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको याद दिला देता हूँ,
हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर था ना, उसमें केवल 50% आउटपुट मिलता है, तो फुल वेव बनाना पड़े हमें। तो ऐसे ही इसमें था, क्लास B एम्पलीफायर जो था उसमें एक ही ट्रांजिस्टर का यूज होता था, जिसके कारण हमें हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट देखने को मिलता था या फिर 50% आउटपुट देखने को मिलता था। एक कमी तो ये हो गई, और दूसरी कमी इसी पर बेस्ड है। दूसरी कमी ये होती है कि 50% आउटपुट मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इफिशियंसी अभी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। दूसरा ये होता है, तो इस कारण से हमें क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर बनाना पड़ा। बच्चों, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर में ऐसी कौन सी खास आदत है या कौन सी खास बात है कि वो हमें इफिशियंसी ज्यादा देती है? उसका कारण ये रहता है कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अभी आप देखना, मैं अभी वर्किंग तब आपको बताऊंगा कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रहता है, और इसको पुश पुल क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको वर्किंग में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। पहले स्टार्टिंग में तो ये बोल देना कि क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर का यूज हमने इसलिए किया है, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर का यूज हमने इसलिए किया है इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, दक्षता का मान बढ़ाने के लिए, कुछ भी जैसे आप याद रख पाओ, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर का उपयोग करना पड़ा। फिर उसके बाद हो सकता है 2 नंबर में ये पूछ ले आपसे कि क्लास B, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, पुश पुल तो है ना, तो आपसे पूछेगा क्लास B एम्पलीफायर का यूज क्यों नहीं किया जाता, उसकी जगह क्लास B पुश पुल का क्यों यूज किया जाता। मिलता है और इफिशियंसी यानी दक्षता का मान भी 50% रह जाता है। तो इस से क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर बनाया गया है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, ये पूरा डायग्राम मैंने बना के रखा है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो मुझे बताना जरूर है आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपका इनपुट सिग्नल। यहाँ पर बच्चों जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वो आपका AC होता है, इस टाइप से। यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल दिया गया है वो कैसा होता है? AC। ऐसे इसको कुछ नाम दे देता हूँ, 1 और 2 नाम दे दिए। यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल आप देंगे वो AC रहेगा। ये ट्रांसफार्मर रहता है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर की 2 बाइंडिंग है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी बाइंडिंग है और एक सेकेंडरी बाइंडिंग है। ये 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर आपके PNP हैं, दोनों ट्रांजिस्टर आपके PNP हैं, दोनों कॉमन एमीटर मोड में कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर जो बाइसिंग होती है ना, जैसे कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर, तो यहाँ पर जो बाइसिंग है वो कौन सी है? कॉमन एमीटर है। तो कौन सी है? कॉमन एमीटर है। एमीटर बेस कलेक्टर होता है कि नहीं होता है? बताओ। ये एमीटर है आपका, ये एमीटर है आपका, और ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर है। यहाँ भी देख लो, ये एमीटर है और ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। बच्चों, ये दोनों कॉमन एमीटर के मोड हैं, मतलब कॉमन एमीटर बाइसिंग है, और दोनों के एमीटर टर्मिनल जो है वो एक ही वायर से कनेक्टेड है। आप देख रहे हो डायग्राम में, दोनों के एमीटर जो है वो एक ही वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो सप्लाई आप देख रहे हो ECC, इसे कलेक्टर टू कलेक्टर सप्लाई बोलते हैं। ये एक और ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, और ये है आपका लाउड स्पीकर। क्योंकि लाउड स्पीकर हमने इसलिए लगा के रखा है कि क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है उसका यूज हमेशा लाउड स्पीकर में, टेप रिकॉर्डर में वगैरह वगैरह इसमें यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आउटपुट लाउड स्पीकर इसलिए लगाया हुआ है कि जब मैं इनपुट सिग्नल दूंगा और आपको आउटपुट सुनाऊंगा तो लाउड स्पीकर में आवाज ज्यादा सुनाई देती है। जैसे अपन बोलते नहीं है आवाज बढ़ा दो, एम्पलीफायर लगा हुआ है, या आवाज को अपने जो भी दिया है एम्पलीफायर लगा के तो वैसे ही बढ़ जाता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्लास में पुश पुल एम्पलीफायर का यूज लाउड स्पीकर वगैरह में करते हैं, इसलिए यहाँ आउटपुट की जगह हमने लाउड स्पीकर लगा के रखा है। लोड रेजिस्टेंस लगा रखा था ना, उसकी जगह हमने क्या लगा के रखा है? लाउड स्पीकर लगा के बजाय वो रखा है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ इनपुट सिग्नल रहता है आपका, डीवीसी सिग्नल बोलते हैं हिंदी में, और ये आपका बच्चों ट्रांसफार्मर रहता है। यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर के यूज किए गए हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। यहाँ पर स्टेप डाउन, स्टेप अप,
या फिर आप उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी है, या दोनों सेम भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा आपको बढ़ के मिलेगा। बट करंट वो कनेक्ट करने का तरीका ये होता है स्टेप डाउन और फिर स्टेप अप रहता है यहाँ पर, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर लगाते हैं वो हमेशा पीएनपी लगाते हैं, दोनों के जो एमीटर रहते हैं वो कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं, ये ईसीसी कलेक्टर टू कलेक्टर सप्लाई रहता है और ये लाउड स्पीकर अगर लगा रहता है। बच्चों आपको एक चीज याद आ गई होगी कि भाई कॉमन एमीटर है, अभी मैंने आपको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बताया था, तो आपको एक चीज तो पहले से क्लियर होगी क्या कि भाई कॉमन एमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो बढ़ के तो मिलेगा लेकिन अपोजिट फेज में मिलेगा। वो तुम बोलो 1, ये 1 वाला ट्रांजिस्टर है T1 और ये 2 वाला है, तो 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 1 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, अपोजिट फेज तो तभी मिलेगा ना 1 2। अब आप रटना नहीं इसको, मैं आपको समझा दूंगा कैसे। तो कॉमन एमीटर में हमेशा याद रखो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हो, उसमें 180 डिग्री का फेज मिलता है कि नहीं मिलता है, तो 180 का फेज मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट आप दोगे आउटपुट जो हमें मिलेगा वो बढ़ के तो मिलना ही है, एम्पलीफायर लगा है, एम्पलीफायर का काम ही होता है किसी सिग्नल को बढ़ाना, तो बढ़ के तो मिलना है लेकिन अपोजिट फेज में मिलता है, और यही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता तो सेम फेज में मिलता, बढ़ के मिलता, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हो गया। बताओ कंस्ट्रक्शन में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, बताओ किसी को दिक्कत है क्या। सर ये दूसरी साइड जो लगाए अपन ने सर, स्टेप अप है या स्टेप डाउन, कौन सा है सर? कहाँ पर ट्रांसफार्मर, हाँ सर। देखो यहाँ पर वैसे तो आपकी मर्जी है, कोई भी ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हो, फिर भी अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, हिंदी में बोलते हैं अपचाई, ये लगा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों जगह स्टेप डाउन भी लगा रहता है स्टेप अप भी लगा रहता है, एम्पलीफाई फिर भी करेगा ये सिग्नल, एम्पलीफाई फिर भी करता है, ये स्टेप अप लगा रहता है, ये स्टेप डाउन लगा रहता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, वर्किंग बोले, चलो। जैसे कई बार पूछता भी है कोई, जैसे कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, जैसे मान लो कोई पूछता है स्टेप डाउन क्यों लगाया, तो जैसे करंट को कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे लोड रेजिस्टेंस लगाते हो आप आउटपुट साइड में, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, एक तरीके से करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे याद रख सकते हो आप, करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वैसे स्टेप डाउन क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, मतलब ज्यादा नहीं होने देता, और जरा स्पीकर ही फट गया, ठीक है। बताओ कंस्ट्रक्शन में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो वर्किंग देखो, वर्किंग बहुत सिंपल है। अब जैसे 1 2 दोगे तो 2 1 मिलेगा आपको, देखो देखते हैं कैसे, देखो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, बोलो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चेक कर रहा हूं मैं, इस साइकिल के लिए चेक कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ ये बताया था कि नहीं बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये बताया था कि नहीं बताया था। अब आप इसमें ध्यान से देखो, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, क्यों, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो कौन बताएगा, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में, रिवर्स सर रिवर्स में। अगर बच्चों ये रिवर्स में है तो क्या है, ये एक्टिव होगा कि डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट होगा तो इसके कारण करंट फ्लो होगा क्या, बोलो नहीं होगा। नहीं होगा, आप लोगों को बोलना है पूरा, डीएक्टिवेट है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट मिलेगा क्या इसके कारण, नो सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, किसमें होगा ये, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड में होगा तो ये एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट, एक्टिव।
एक्टिवेट। एक्टिवेट होगा तो क्या करंट फ्लो होगा? यस सर। यस सर। करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब इसके कारण आउटपुट मिलेगा हमें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। मिलेगा। अब करंट की डायरेक्शन ये रहेगी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे करंट की डायरेक्शन ये रहेगी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे। कलेक्टर करंट फ्लो होगा, कलेक्टर करंट फ्लो होगा तो इसी से सप्लाई लगा हुआ है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे। बच्चों करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब मैं आगे का पोर्शन आपको बाद में समझाऊंगा, अभी 2 मिनट वेट कर लो, अगली साइकिल और देख लेते हैं। नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज है देखना जरा, इसी को कंप्लीट करता हूँ। करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये वाला जो करंट है जो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ्लो हो रहा है, इस करंट के कारण इसमें आपको मालूम है यार, वो ट्रांसफार्मर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि आपको मालूम है वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन आपको मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ लंबी कैसे हो जाती है। जैसे आपको मालूम है प्राइमरी में करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो गया म्यूचुअल इंडक्शन के कारण वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है कि यहाँ पर करंट फ्लो हुआ तो सेकेंडरी में भी करंट जनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी में भी करंट जनरेट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, लाउड स्पीकर के अक्रॉस आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इतना आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये थोड़ी ना लिखना है इसके कारण फ्लक्स होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके फिर आपके लिए बहुत लंबा डेरिवेशन, मतलब थ्योरी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको लिखना है करंट फ्लो हो रहा है तो आउटपुट मिलेगा। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की है तो 1 है, बोलो 1 है। अब 1 है यहाँ पर पॉजिटिव के लिए मैं इसलिए नंबर दिया था जानबूझकर, 1 है, लेकिन एक्टिव कौन सा होगा? सेकंड वाला। एक्टिव कौन सा होगा? सेकंड वाला। तो ये आ जाएगा अपोजिट फेस। एक्टिव कौन सा होगा? सेकंड वाला, अपोजिट फेस। ठीक है। और करंट इससे भी पता चल जाता है, करंट की डायरेक्शन ये रही ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये रही ऐसे भी देख लिया। अगली साइकिल में देखें और भी बताता हूँ, अभी आपको पहले स्कोर कर लूं। सर जो आपने ग्राफ वाला बताया ऊपर फिर से, सॉरी ग्राफ क्या, साइकिल वाला जो बताया वो एक्सप्लेन कीजिएगा एक मिनट फिर से, वो जो अपनी साइकिल भी बताया पॉजिटिव साइकिल। एक बार वंशी का स्कोर देख लो, फिर मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार माइनस प्लस और दे दे, माइनस प्लस, माइनस प्लस देंगे तो बच्चों बताओ, माइनस प्लस दिया तो देखो जरा ध्यान से, एन टाइप का सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये आपका फॉरवर्ड में हो जाएगा, ये आपका रिवर्स में हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा नेगेटिव साइकिल के लिए, ये काम करेगा, ये एक्टिव होगा, इसके कारण करंट फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, ये रहेगी करंट की डायरेक्शन ऐसे, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के कारण आपको मालूम है यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब रहा इसका सवाल, तो देखो जरा मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी देख लेना जरा ध्यान से, बैटरी प्लस ले लिया माइनस ले लिया तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और एक डायग्राम मैं यहाँ और बना लेता हूँ, ये है आपका माइनस और ये रहा प्लस और ये रेजिस्टेंस ले। सभी बच्चों को मालूम है करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखो आप, जब मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल की थी कौन एक्टिव हुआ था? बल्ब। कौन एक्टिव, वो सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन एक्टिव हुआ था? ट्रांजिस्टर T2। बच्चों ट्रांजिस्टर T2 एक्टिव हुआ तो उसमें जरा करंट देखो, करंट कैसे है? ऐसे, करंट कैसे ऐसे, ये देखो ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस प्लस माइनस का आपको क्या मिला? माइनस प्लस मिला, उल्टा आ जाए। प्लस माइनस का आपको क्या मिला? माइनस प्लस मिला, अपोजिट फेज आ जाएगा। ऐसे अगर जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दी थी बच्चों, तो नेगेटिव हाफ साइकिल दी थी तो आपको कौन सा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में मिला? ये वाला। करंट कैसे फ्लो हुआ? ये वाला। तो नेगेटिव के लिए आपको जो आउटपुट देखने को मिला वो कैसा मिला? ऐसा, है ना? यार बताओ वंशिका, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर अब आ गया सर। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इसमें?
अब मैं आपको पूरा एक बार में जल्दी से सुना देता हूँ, खत्म। क्या करते हैं देखो, सबसे पहले क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो रहता है, मैंने आपको बताया था, उसका यूज हम 100% आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब 100% तो सबको मालूम नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। उसके लिए हम क्लास बी पुश-पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। और क्लास बी पुश-पुल एम्पलीफायर का जो सेटअप होता है, जो अरेंजमेंट रहता है, वो इस तरीके से का रहता है, जिसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर जो रहते हैं वो पीएनपी रहते हैं। दोनों के जो एमीटर रहते हैं वो एक ही वायर से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए इसको कॉमन एमीटर वाइसिंग भी बोला जाता है। इस एम्पलीफायर को, इसमें कलेक्टर टू कलेक्टर सप्लाई देते हैं, जिसके कारण हमें जो करंट मिलता है ट्रांजिस्टर के कारण, उसमें हेल्प करती है ये बैटरी, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की या नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो दोनों हाफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों हाफ साइकिल में से आपको देखने को मिलता है कि एक ही ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव मोड में रहता है, जैसे मैंने बताया था। पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो T2 आपका एक्टिव मोड में रहता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो आपका T1 एक्टिव मोड में रहता है। इसी कारण से जो करंट फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इसी कारण से हमें जो आउटपुट देखने को मिलता है, वो बढ़े हुए फॉर्म में तो मिलता है, मतलब बढ़ा हुआ तो मिलता है, बट अपोजिट फेज में मिलता है, जैसा कि मैंने इन दोनों डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया है। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की 2 बाइंडिंग होती है, जिसमें से हम प्राइमरी बाइंडिंग पर इनपुट देते हैं, जिसके थ्रू आपका सेकेंडरी बाइंडिंग पर आउटपुट पहुंचता है। और सेकेंडरी बाइंडिंग जो रहता है, वहां से जो इनपुट पहुंच रहा है, सब बच्चों, यहाँ से इनपुट हमने दिया है प्राइमरी के थ्रू सेकेंडरी पे पहुंचेगा, और सेकेंडरी पर जो इनपुट पहुंचेगा वो सीधा ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग से आपका बेस कनेक्टेड है। तो जब आप इनपुट बेस पर दोगे, एमीटर आपका कॉमन है, तो आउटपुट आपको कलेक्टर पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ईसीसी बैटरी लगा के रखी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो करंट मिलने वाला है वो एक तरीके से कलेक्टर करंट है, इसीलिए हम ईसीसी सप्लाई लगा के रखते हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि ये वाला एक्टिव मोड में है या ये वाला एक्टिव मोड में है, तो उसकी अक्रॉस हमें आउटपुट भी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि दोनों में से एक ट्रांजिस्टर जरूर एक्टिव मोड में होगा, जिसके कारण हमें आउटपुट जो रहता है वो 50% से ज्यादा मिलता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता कि 100% मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं 50% से ज्यादा मिलेगा, फिर वो 70% हो या 80%, कितना भी हो सकता है। मतलब क्लास बी एम्पलीफायर के कंपैरिजन में तो ज्यादा देखने को मिलता ही है। इस सर अरेंजमेंट एक में अगर चीज आप पूछनी थी सर एक चीज हाँ पूछनी पूछिए। थी सर, इसमें आपने बोलो। बताया इसका एडवांटेज होता है कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन इसका यूज ही क्या हुआ जब एक ही ट्रांजिस्टर एक टाइम पे एक्टिव होता है? तो मतलब दोनों ट्रांजिस्टर थोड़ी ना एक्टिव होते हैं। हमने इसको बनाया इसलिए था कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं तो। अच्छा, अब तो सुनो, जैसे सपोज करो, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो, जैसे मान लो, जैसे मैं और मेरा मित्र दोनों फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब पता है कि भाई एमडब्ल्यूएफ में क्लास बोलेगा और टीटीएस में क्लास मैं ले रहा हूँ। सुनो, एक एमडब्ल्यूएफ में क्लास बोलेगा, टीटीएस में क्लास मैं ले रहा हूँ। अब क्या हुआ कि सपोज करो, जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई एक दिन, तो वो एमडब्ल्यूएफ में क्लास ले रहा है। मान लो कभी उसकी एमडब्ल्यूएफ में खराब होगी तो टीटीएस में मैं ले रहा हूँ। मतलब एक दिन मान लो किसी की तबीयत खराब भी हो जाती तो क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। कोई ना होगी सर तबीयत खराब, कभी कभार हाँ, होगी दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। जैसे मान लो सपोज करो अभी मैं एमडब्ल्यू पे जा रहा हूँ, वो टीटीएस जा रहा है, दोनों क्लास ले रहे हैं डेली। मान लो किसी की एक की तबीयत खराब हुई, तो वो कहेगा यार चल मैं ले लेता हूँ तेरे को, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लो सपोज करो एक ही टीचर हो, अब एक ही दिन तबीयत खराब हो गई उसकी, तो वो क्या क्लास लेगा? वो तो मना कर देगा कि भाई मैं आज छुट्टी है, आज नहीं आना है। तो आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो 50% देखने को मिलेगा। सर। अलग अलग टेस्ट देने पड़ेंगे सर, अलग अलग टेस्ट देने पड़ेंगे, उनको अलग देने पड़ेंगे, आपको अलग सर। पैसे की चिंता क्यों करते हो, फ्री पढ़ा देंगे अगले साल जो बच्चा बीएससी करेगा उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से फ्री। चलो, तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो एक बार में एक एक्टिव तो है कम से कम। मान लो सपोज करो एक ही ट्रांजिस्टर होता और मान लो फॉरवर्ड वाइज में मिलता तो एक्टिव हो जाता। रिवर्स में अगली साइकिल के लिए वो आपको आउटपुट ही नहीं देता। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव के लिए तो वो आपको आउटपुट दे देता, और मान लो नेगेटिव के लिए नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको आउटपुट 50% देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर 2 ट्रांजिस्टर है, तो मान लो एक के कारण आपको आउटपुट मिला पॉजिटिव में, तो दूसरे के कारण आपको नेगेटिव में भी आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसीलिए 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। क्यों वंशिका?
आया कि नहीं आया? ओके सर। आ गया सर। और सर इसमें ईसीसी समझ नहीं आया सर, ईसीसी का। अच्छा कोई बात नहीं, देखो वो दुर्गेश यहाँ देखो, इनपुट किस पे दिया है आपने, बेस पे। और एमीटर तो कॉमन है, वो तो छोड़ दो। आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? कलेक्टर में। कलेक्टर पे आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक तरीके से आईसी मिल रहा है। हम्म। और आईसी के लिए सप्लाई कौन सा देना है? आईसी के लिए वोल्टेज कौन सा लगा रहेगा? ईसीसी। सर और वोल्टेज अगर मान लो, वोल्टेज क्यों हाँ, देंगे, वोल्टेज क्यों देंगे? अरे वोल्टेज नहीं होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? आउटपुट साइड में करंट जो मिल रहा है वो बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, बैटरी तो लगानी पड़ती है, ट्रांजिस्टर अकेला क्या करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आउटपुट साइड में जैसे कलेक्टर, जैसे करंट आपको मिल गया तो बैटरी तो लगानी पड़ेगी उस करंट को मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने वो पढ़ा है, आपने वो पढ़ा होगा, जैसे सेकंड ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, आरएल सर्किट डिस्चार्जिंग चार्जिंग वाला। तो जैसे डिस्चार्जिंग वाला केस होता था ना, उसमें मान लो करंट आपको मिल गया, फुली बैटरी से आपने चार्ज कर लिया, फिर करंट आपको मिल गया। अब करंट आपको मिल गया, मान लो आपने बैटरी लगाई नहीं, तो वो तो करंट कम हो जाएगा आपका, इसके कारण आउटपुट कम हो जाएगा फिर आपका। ऐसे ही यहाँ पर है, बैटरी तो लगानी पड़ेगी, बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, करंट कैसे मेंटेन रहेगा आपका, ये है। इसलिए बैटरी लगा के रखनी पड़ती है, और बैटरी हमें उस हिसाब से लगानी पड़ती है जिस हिसाब से हमें करंट मिल रहा है। जैसे हमें आईसी मिल रहा है, तो आईसी मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ईसीसी लगाना पड़ेगा। अगर हमें आईबी मिलता तो ईबीबी लगाते, ये रहता है। करंट तो मिल ही रहा है ना आईसी, फिर ये जरूरत ही क्या है? करंट, भाई बैटरी नहीं लगेगा तो करंट कैसे मेंटेन रहेगा, आप मुझे ये बताओ। करंट जब तक फ्लो होता है तब तक बैटरी लगा, जैसे मान लो सपोज करो आपको आईसी मिल गया, ठीक है, अब आपने बैटरी नहीं लगाई, तो फिर क्या करोगे? आईसी अगर मान लो मिल गया, सपोज करो जैसे इधर तो आपने ट्रांसफार्मर लगा के रखा है, सिग्नल दिया है, बैटरी बैटरी दी है, मान लो आपको आईसी मिल गया सपोज करो। अब आईसी मिलने के बाद आपको क्या करंट उतना मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर उतना करंट मिलेगा जितना आपको यहाँ से मिल रहा है? नहीं मिलेगा, जब तक ईसीसी नहीं रहेगा तब तक। ईसीसी रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ करंट मेंटेन रहेगा आपका, जो आपको आउटपुट करंट देखने को मिल रहा है वो आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि बैटरी से करंट उसको मिलता जा रहा है। मतलब बैटरी लगी हुई है एक तरीके से, वो बैटरी क्या करती है, करंट का सपोर्ट करती है। करंट तब तक फ्लो होता है जब तक बैटरी लगी रहती है। अगर बैटरी नहीं लगा हुआ तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जितना मिला हुआ है वो सब डिक्रीज होता जाएगा। बताओ और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब इसको पुशफुल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो बच्चों। एक बार में एक ट्रांजिस्टर एक्टिव रहता है, एक बार में एक ट्रांजिस्टर एक्टिव रहता है, इसके कारण इसको पुशफुल एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे गेट होता है ना, उसको या तो पुश कर सकता है व्यक्ति या पुल कर सकता है, तो एक बार में एक कर सकता है, पुश कर दो या फिर पुल कर दो। मतलब ऐसा तो नहीं पुश पुल एक साथ हो जाएगा, एक बार में पुश कर दिया एक बार पुल किया, इसलिए इसको पुशफुल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा दूसरा कई बुकों में ऐसा भी लिखा रहता है, लेकिन वो ज्यादा कोई खास नहीं है। दूसरे में ये लिखा रहता है कि यहाँ पर अगर हम देखें इस ट्रांजिस्टर को देखो, इसके कारण करंट आ रहा है, इसके कारण करंट आ रहा है, ऐसे इसके कारण जैसे बैटरी से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से इसके लिए देखो करंट आ रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो करंट जा रहा है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो कोई खास कंक्लूजन नहीं रहता है। ऐसा बोलते हैं कि एक में बैटरी लगाने के बाद ट्रांजिस्टर की तरफ करंट आता है और एक से जाता है, इसलिए इसको पुश पुल बोल दिया। लेकिन आपको याद मत रखना, आप केवल ये याद रखना कि दोनों ट्रांजिस्टर में से एक बार में एक एक्टिव रहता है और दूसरा डीएक्टिवेट रहता है, तो इसीलिए उसको पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं। एक बार पुश कर सकते हो फिर पुल कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो, है क्या? नहीं सर। मिटा दूं? चलो अब अगला आता है, इतना नोट्सों में नहीं है जितना मैंने आपको बताया है ना, नोट्सों में तो सिंपल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अगला है आपका डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बिगड़ा हुआ रूप, विरूपण बोलते हैं इसको।
डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर। देखो, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कोई सिग्नल दिया तो सिग्नल में कोई चेंज आ गया, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। सिग्नल में कैसा चेंज आता है वो मैं आपको 3 टाइप से बताता हूँ। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, विरूपण का मतलब होता है कि जब हम किसी सर्किट को निवेशी सिग्नल देते हैं तो हमें जो निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, मतलब आउटपुट सिग्नल जो हमें प्राप्त होता है वो उस फॉर्म में नहीं मिलता जिस हिसाब से हमने इनपुट सिग्नल दिया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर सुन लो। जिस हिसाब से आप किसी सर्किट को इनपुट सिग्नल देते हैं, आउटपुट सिग्नल आपको उस फॉर्म में नहीं मिलता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्टॉर्शन। अरे कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप बचपन में करते थे ना, जैसे मैं, एक पाइप रहता था, पाइप पाइप में एक हमारा दोस्त जो रहता था उधर कान लगा लेता था, हम यहाँ से बोलते थे, उसका नाम बोलते थे संजय। तो संजय हमने जो बोला है वो मैंने बोला बहुत तेजी से, मान लो संजय, उसको सुनाई नहीं दिया, बहुत धीमा सुना दिया, इसका मतलब उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। उसका जो मैंने एम्पलीट्यूड जितना दिया था उस हिसाब से उसको एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड हो गया एक तरीके से। वो बोलते थे खूब। अच्छा, सब याद है बचपन का आपको, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। काश वो बचपन लौट आए। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन देखो। विरूपण, विरूपण का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, या जिस हिसाब से आपने इनपुट सिग्नल दिया है उस हिसाब से आउटपुट ना मिलना, वो होता है विरूपण। बच्चों 3 टाइप के होते हैं, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, आयाम विरूपण बोलते हैं। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, और एक ही बोल सकते हैं। क्या होता है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन? जैसे मान लो सपोज करो आपने क्या किया, एक इनपुट सिग्नल दिया इस टाइप से, किसी भी सर्किट को आपने इनपुट सिग्नल दिया, बच्चों आउटपुट सिग्नल जो आपको मिला वो इस टाइप से मिला। किस टाइप से? इस टाइप से। भले बढ़ा हुआ मिले या कम हुआ मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आउटपुट जो रहेगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कम सुनाई देगा, या उस टाइप से नहीं मिलेगा जिस टाइप से आपने दिया है। हो गया एम्पलीट्यूड। कई बच्चे मालूम क्या कहते हैं, सर ये हुआ और आपको ये मिला, ये इतना बड़ा दिया इतना छोटा मिल गया, क्या इसको डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं? नहीं नहीं, उसको डिस्टॉर्शन नहीं बोलते, उसको एटीन्यूएशन बोलते हैं। एटीन्यूएशन, ये डिस्टॉर्शन नहीं होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, मतलब जैसे मैंने कोई आपको पढ़ाना भी स्टार्ट किया है, मान लो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, इनपुट सिग्नल कम हुआ बढ़ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मान लो आवाज साफ नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, वो हो गया आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ से आपने सिग्नल दिया है तो छोटा मिल जाए या आपको ऐसा बड़ा मिल जाए, ये कभी नहीं होता, इसको एटीन्यूएशन बोलते हैं बस। तो देखो जरा ध्यान से, कि मान लो सपोज आयाम विरूपण में आप क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन में केवल इतना लिखना है कि जब हम किसी सर्किट को इनपुट सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट जो मिलता है उसके एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो जाता है, या एम्पलीट्यूड हमें वो प्राप्त नहीं होता है जिस हिसाब से हमने इनपुट सिग्नल दिया है, या ऐसा बोल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में और फेज में कोई चेंज नहीं होता है, बट एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, बिगड़ जाता है ऐसा बोल सकते हैं। तो जब हम किसी परिपथ को, किसी सर्किट को निवेशी सिग्नल देते हैं तो हमें निर्गत सिग्नल जो प्राप्त होता है उसके आयाम में थोड़ा बदलाव आ जाता है, उसका आयाम जो रहता है वो हमें पूरा नहीं मिलता है ऐसा बोल सकते हैं, बट आयाम के अलावा जो आवृत्ति है और जो कला है वो एक जैसी मिलती है। जैसे मान लो 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा। फ्रीक्वेंसी देखो, दो एक, एक दो, एक दो, फ्रीक्वेंसी सेम, तो वो होता है आपका एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल। सेकंड नंबर है आपका एम्पलीट्यूड के अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी। और थर्ड है आपका फेज, फेज। तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, जैसे मान लो सपोज करो आपने इनपुट सिग्नल दिया है ऐसा, ऐसा, ये इनपुट सिग्नल दे दिए सपोज करो, और आपको फेज कुछ और मिल गया यहाँ पर, जैसे कॉमन एमिटर में हो रहा था, फेज ये फेज वाला है, आपको ऐसा मिल गया,
तो ये फेज डिस्टॉर्शन हो गया। फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले में भी सेम एग्जांपल है यार, इनपुट दिया आपने ऐसा और आउटपुट मिल गया आपको ऐसा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। तो डिस्टॉर्शन में केवल आपको ये याद रखना है कि जिस फिनोमिना में चेंज आता है, जैसे आयाम यानी एम्पलीट्यूड में चेंज आया तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी में चेंज आया तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, और अगर फेज में चेंज आता है तो फेज डिस्टॉर्शन। जैसे मान लो सपोज करो दो वेव चल रही है यहाँ से, ठीक है ना, फेज डिस्टॉर्शन की बात करें तो मान लो एक वेव ऐसी चल रही है और दूसरी सपोज करो ये ब्लैक वाली 90 डिग्री पे चलने लगी, सपोज करो ऐसे। यहाँ देखा तो ब्लैक वाली ऐसी हो गई, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ब्लैक वाली ऐसे हो गई, कैसे, ऐसे, और रेड वाली आपकी ऐसे होगी, ऐसे। तब भी फेज डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं हम, क्योंकि फेज में चेंज आ गया दोनों पे, देखो फेज में चेंज आ गया, ये 0 से स्टार्ट हो रही थी रेड वाली, यहाँ 90 से स्टार्ट होने लगी, या कहीं से भी स्टार्ट होने लगी, जो भी पॉइंट हो उसका ये। तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, डिस्टॉर्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हटाव बोल सकते हैं इसको, बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन को। तीन प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम, फ्रीक्वेंसी, और सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर का आता है, फ्रीक्वेंसी और फेज। तीनों में से किसी में भी चेंज आता है तो वो वही डिस्टॉर्शन हो जाता है। अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आया तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आया तो फ्रीक्वेंसी, और फेज में चेंज आया तो फेज डिस्टॉर्शन। चेंज का मतलब होता है जिस हिसाब से आप दे रहे हो उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, 0 डिग्री पे जा रहा था वहां 90 पे मिलने लगा, 180 पे मिलने लगा, तो फेज में चेंज आ गया। या दो वेव हैं, दोनों वेव मान लो इनपुट सिग्नल में आपने दी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, उधर जाके दोनों के बीच का मान लो 180 डिग्री हो गया, तो कैसे भी हो सकता है। अगर किसी ना किसी चीज में तीनों में से चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, याद रखना। अगला है आपका, अगला है आपका नॉइज। नॉइज एक और यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको कराते हैं, फिर नेक्स्ट में बताएंगे, रिवीजन क्लास अभी कराएंगे हम। सर ये तो सुनो नॉइज, कितनी टर्न की और बची है ये यूनिट? बस ये मान के चलो आपकी एक आध टर्न, 1-2 टर्न और बचे, 1-2 टर्न में खत्म कर दूंगा। अब जैसे नॉइस इन एम्पलीफायर, मान लो नॉइस लिखने को आ गया तो कोई भी लिख सकता है आप, कि नॉइस का मतलब क्या होता है, अवांछित व्यवधान उत्पन्न करना आउटपुट सिग्नल में, या ऐसा बोल सकते हैं निर्गत, निर्गत सिग्नल में वो अवांछित व्यवधान जो निवेशी सिग्नल से संबंधित ना हो, उसको हम ध्वनि, वो नॉइस बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, शोर हिंदी में। निर्गत सिग्नल में उत्पन्न वह अवांछित व्यवधान जो निवेशी सिग्नल से संबंधित नहीं होता है उसको हम शोर कहते हैं। आउटपुट सिग्नल में वो डिस्टरबेंस जो इनपुट सिग्नल से रिलेटेड ना हो उसको हम बोलते हैं नॉइस। इनपुट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनपुट में यहाँ पर अगर आप खराब इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट तो मिलना ही मिलना है। भाई आपने इनपुट ही खराब दिया है तो आउटपुट तो मिलने मिलना है, उसको नॉइस नहीं बोलते, वो तो फिर आपकी गलती हो गई, ये मान के चलो। नॉइस का मतलब होता है आपने इनपुट तो अच्छा दिया है बट वो आवाज करने लगा, तो वो होगी नॉइस। नॉइस बच्चों वैसे बहुत टाइप की होती है, लेकिन कुछ नॉइस आपको याद रखना है मेन मेन। 2 नंबर का क्वेश्चन तो आते ही एग्जाम में नॉइस का। पहली नॉइस है आपकी थर्मल नॉइस, ऊष्मीय शोर बोलते हैं। पहली है थर्मल नॉइस, पहली वाली है थर्मल नॉइस, ऊष्मीय शोर।
सब में ये नॉइज प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं थर्मल नॉइज। और वो होती है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, जितने भी चार्ज कैरियर रहते हैं ना उनके कारण। विभाजन शोर, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीशन नॉइज। अरे उनके नाम से पता चल रहा है यार, पार्टीशन नॉइज। करंट का जब भी किसी सर्किट में डिवीजन होता है, जैसे मान लो सप्लाई यहाँ से लगाई, करंट गया और 2-4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2-4 पार्ट में डिवाइड हो गया, करंट डिवीजन के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कौन सा, पार्टीशन नॉइज। ये तो मैं बस केवल आपको धीरे धीरे सुना रहा हूँ, कुछ नहीं। करंट डिवीजन के कारण, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर कहीं भी करंट डिवाइड होता है किसी भी सर्किट में, तो उसके कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं विभाजन शोर। और ये है आपका नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नॉइज। कॉन्टैक्ट नॉइज, कॉन्टैक्ट नॉइज, ये आपका जो सर्किट आपने दिया है, जिस जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर मान लो आपने टर्मिनल को उल्टा सीधा कनेक्ट कर दिया, टर्मिनल को उल्टा सीधा कनेक्ट कर दिया, तो वहां पर जो नॉइज होती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट नॉइज। हिंदी में संस्पर्श बोलते हैं नॉइज। कॉन्टैक्ट नॉइज मतलब जैसे मान लो आपको कोई सर्किट दिया गया, आपसे कहा गया भाई कनेक्ट करो, आपने उल्टा सीधा वायर कनेक्ट कर दिया, तो वहां पर जो नॉइज होगा वो कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट नॉइज। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन नॉइज। माइक्रोफोन नॉइज, माइक्रोफोन आपने देखा है, माइक्रोफोन नॉइज, माइक्रोफोन नॉइज इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी माइक्रोफोन नॉइज बोलते हैं। ये वाइब्रेशन के कारण होता है, जैसे कोई अपन बोलते हैं कोई आवाज आती है तो उसमें वाइब्रेट होने लगता है ना, जैसे माइक्रोफोन वाइब्रेट होने लगता है, उनकी आवाज आने लगती है, तो वो होती है माइक्रोफोन नॉइज। वाइब्रेशन जो के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होती है, उसमें जो भी मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं, यांत्रिक कंपन जो होते हैं, उसके कारण उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है आपका गुंजन। गुंजन हिंदी में बोलते हैं हम सर गुंजन गुंजन, हिंदी है? गुंजन हिंदी में बोलते हैं हम। और ये किसके गुंजन भी कारण तो होती हिंदी है? तो है। हाँ? गुंजन भी तो नहीं, हिंदी है। इंग्लिश 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 में बोलते हैं हम। ये कब मिलती है आपको, जब आपने जैसे मान लो कोई एसी सप्लाई दिया है और मान लो वो प्योर एसी नहीं हुआ, उसमें डीसी के भी कुछ कंपोनेंट है, या आपने मान लो प्योर डीसी दिया है, उसमें भी मान लो एसी के कुछ कंपोनेंट हैं, तो उसके कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं गुंजन। हम, ये याद रख लेना, वैसे तो बहुत है यार, 7 से 8 है। थर्मल नॉइज किसके कारण होता है, जो भी चार्ज कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन या होल, उनके कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं थर्मल नॉइज। उसमें शोर ट्रांजिस्टर में या सर फिर ये शोर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे शोर हुआ किसी चीज में तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया शोर? अच्छा ये चीज है। आप अभी आप कमरे में बैठे हो, आप क्या करना, प्लग लगाना और प्लग लगा के पंखे को चालू करना, पंखा आपका खड़र खड़र करेगा, आवाज करेगा, तो बताओ क्या होगा। वो तो उसमें कुछ आपकी होता आवाज होगा ना, गिरता सही गिरता है तो। यार शोर ये तो बहुत, अब मान लो आपका पंखा आवाज करने लगा, तो एक तो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, अरे यार इसने अच्छा दिमाग खराब करके रखा है। अरे नहीं सर, इसमें सर इलेक्ट्रॉन की आवाज थोड़ी आती होगी। सुन लो पहले, पूरा सुन लो, पूरी सुन लो, मैं इसीलिए इस एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। फिर क्या है, अब आप सोच रहे हो चलो मैं आवाज तो सहन कर लूंगा, मेरे कानों के अंदर शक्तिशाली है मेरे कान। दूसरा क्या है कि जब आप इसको पंखे को चलाओगे, चलाने के बाद जो आवाज आ रही है, मतलब आपने पूरी तरह उसको इनपुट दे दिया है, लेकिन आउटपुट आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, ठीक है, और जो चीज आप चला रहे हो वो चीज डैमेज हो रही है, खराब हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है उसमें, उसके कारण। तो ऐसा ही इसमें होता है। मान लो सपोज करो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट करते समय मान लो कोई सोर्स आवाज आने लगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका एक तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेकार हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जो आउटपुट सिग्नल आपको मिल रहा है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो नॉइस का ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मान लो सपोज करो आपसे किसी ने प्रैक्टिकल करवाया, और कोई ऐसा ही प्रैक्टिकल करवा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो आपसे कहा प्रैक्टिकल करो, आपने कर दिया बढ़िया,
और उसके सामने लेके गए तो फिर वो आवाज करने लगा, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन तारों के नीचे जाते हैं, आपको याद होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर लगे रहते हैं खेतों के ऊपर से, जो स्ट्रीम लाइन रहती है, ट्रांसमिशन लाइन रहती है, उसके नीचे खड़े हो जाओ, फिर वो आवाज सुनाई देती है। तो कितनी एक तो भाई भाई उसके नीचे कोई सो जाए तो कानों को इतनी तकलीफ देगी, तो वो तो खैर वांगा हो गया। लेकिन यहाँ भी अगर आप कोई मान लो सेटअप तैयार करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप तैयार करते हो, और वहां भी मान लो सपोज करो नॉइस प्रोड्यूस होने लगे, जैसे माइक्रोफोन नॉइस है, मान लो आप कोई चीज बोल रहे हो, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण जैसे मान लो कोई चीज आपने बोली, उसमें फिर आवाज कुछ और आने लगी, ऐसे बोलने लगा, तो वो नॉइस प्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्टर्बेंस तो आ ही जाएगा। बिना नॉइस के भाई हमारे तो बगल में भी कुछ चिल्ला रहा है ना, तो दिक्कत होती है। तो ये आपको पढ़ लेना है ना, ये 3 चीजें। और भी होते हैं नॉइज तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं आपको, ठीक है? 2-2 नंबर के आते हैं, जो लास्ट वाले बताए ना मार्क्स। अब आप करते हैं, अब हम करेंगे यूनिट सेकंड का 3D वाला क्वेश्चन करते हैं। सर ये सारे पॉइंट्स तो होंगे ना नोट्स में? अरे और एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा एक आध आपको, ये सारे पॉइंट होंगे, एक आध एक्स्ट्रा ही हो सकता है, एक्स्ट्रा ही मिल जाए। कम से कम 5 या 4 तो लिखिएगा ना, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि एक एक लाइन का तो है ही, एक एक लाइन की तो है, तो आपको 5 या 4 तो लिख के आना पड़ेगा। जिस बच्चे के पास नोट्स वगैरह नहीं हुएगा ना, तो वो बता दिएगा ना इस चीज के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल वाला जो डेरिवेशन है ना, वो सेम टू सेम 1 डायमेंशनल जैसा ही है। बस उसमें क्या है, जैसे 1 डायमेंशनल में हम सॉल्यूशन मानते थे, तो आपको मालूम है एक के लिए मानते थे, 3 डायमेंशनल में तीनों के लिए निकालना पड़ता है, और उसके बाद आपको तीनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे वो जरा बताता हूँ आपको। देखो 3 डायमेंशनल वाला डेरिवेशन है, वो भी करके जाना, क्योंकि उसका कारण क्या है, इस यूनिट में कम क्वेश्चन है इसीलिए, नहीं तो मैं 3 डायमेंशनल को छुड़वा भी देता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको बताई थी 3D के लिए, लिख देते हैं। ये थी 3 डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है फ्री पार्टिकल के लिए, वो बच्चों हम बता चुके हैं 2m/h का स्क्वायर ई साई बराबर 0। और मैंने आपको पहले बताया था कि